अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है। हमारे चैनल पर और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उनके साथ भी जुड़े रहिए। जो भी बच्चे बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके पूरे 2 साल के सफ़र में आपके साथ जुड़े रहेंगे। संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी, काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो चैनल की लिंक जो दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे साइंस ग्रुप की हो चाहे आर्ट्स ग्रुप की, आप दोनों ही पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था पहले जिसे मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, बी हो जाएगा यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, सी हो जाएगा गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, एंड डी हो जाएगा हमारा इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में मगध के नाम से किसको जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मगध का जो क्षेत्र था वो गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे क्या बोला जाता था? मगध। और इसकी प्रारंभ में राजधानी, मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में इसको बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई, मतलब ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो कौन सी भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी, बी हो जाएगा संस्कृत, सी हो जाएगा ब्राह्मी और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। ऋग्वेद की रचना, मूल रचना जो हुई थी वो किस में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है? वृत्त जो होता है जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा प्रदीप्त व्रत, बी हो जाएगा दिन रात व्रत, सी हो जाएगा दिन व्रत और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत। जो दिन को रात में बदलता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्षों के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष, बी हो जाएगा 6 वर्ष, सी हो जाएगा 10 वर्ष और डी हो जाएगा 8 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा हिंद महासागर, बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, सी हो जाएगा दक्षिण चीन सागर और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप हमारा कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? अरब सागर दे ही नहीं रखा है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस है। कैंपोस क्या है ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा एक जनजाति है, बी हो जाएगा एक परंपरागत नृत्य है, सी हो जाएगा एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, डी हो जाएगा एक उष्ण कटिबंधीय पशु है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? एक ब्राज़ील कैंपोस क्या है? घास का मैदान जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? कैंपोस क्या हो जाएगा? घास का मैदान जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, और भी घास के मैदान मतलब पढ़ेंगे हम आगे। चलिए आज फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो सेल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे कहते हैं। जो समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झरना, बी हो जाएगा चूना पत्थर, सी हो जाएगा जलंधर और डी हो जाएगा एक्विलिड। तो ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? झरना बोलते हैं। ठीक है, जो सेल समूह को भूजल में संचलित नहीं करता है, मतलब संचित नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक किस देश में होता है? मतलब कौन सा देश है जो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत, बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, सी हो जाएगा श्रीलंका, डी हो जाएगा नेपाल। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत।
अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत। और भारत के किस राज्य में होता है? तो हो जाएगा हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। झारखंड में क्या होता है? अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में, भारत के झारखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रावी, बी हो जाएगा चिनाब, सी हो जाएगा सतलज और डी हो जाएगा झेलम। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है? सतलज पर। और यह कहाँ स्थित है? पंजाब में। जो भाखड़ा परियोजना है वो कहाँ है? सतलज नदी पर। और सतलज नदी जो है वो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें से हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ताजे पानी की नम भूमि में, बी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय बरसाती वन में, सी हो जाएगा समुद्र में, डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मतलब समुद्र में। 90% से अधिक जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर मानक समय रेखा। ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है, या फिर मानक समय रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? लगभग किसके बराबर मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य रेखा, बी हो जाएगा 280वीं यामोत्तर रेखा, सी हो जाएगा 180वीं यामोत्तर रेखा, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको और क्या कह सकते हैं? 180वीं यामोत्तर रेखा कह सकते हैं। ठीक है, यामोत्तर रेखा ही तो होती है, तो क्या बोलते हैं? 180वीं यामोत्तर रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को, ठीक, या फिर मानक समय रेखा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25, बी हो जाएगा 24, सी हो जाएगा 12, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 12 सदस्य। राष्ट्रपति ने नियुक्त करता है, मतलब राज्यसभा के लिए कितने सदस्य? 12 सदस्य। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, बी हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, डी हो जाएगा सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है, मतलब जो कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी नदी, बी हो जाएगा हुगली नदी, सी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? हुगली नदी पर। हुगली नदी पर स्थित है क्या? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागर में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरोप, बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, डी हो जाएगा अफ्रीका। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी वो सबसे कम जनसंख्या कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इस कितनी % जनसंख्या है? मतलब 8.56 मिलियन। इतने मिलियन जनसंख्या क्या है? संसार की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बौद्ध विहार मंदिर, बी हो जाएगा बकरी की प्रजाति, सी हो जाएगा सॉल की किस्म, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध विहार मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरोमीटर, बी हो जाएगा लेक्टोमीटर, सी हो जाएगा हैरोमीटर, डी हो जाएगा एटमेरोमीटर। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? बैरोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PNG, बी हो जाएगा LPG, सी हो जाएगा डीजल, डी हो जाएगा CNG। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CNG। CNG जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन हो जाएगा। और CNG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉन्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, कॉन्प्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्सेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, बी हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, सी हो जाएगा फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक खाद्य एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर B20 हो जाएगा, कौन सा मतलब ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेकोमीटर, बी हो जाएगा फेदोमीटर, सी हो जाएगा स्पेरोमीटर, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या समुद्र की गहराई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कोरियोलिस प्रभाव, बी हो जाएगा गति का प्रभाव, सी हो जाएगा आकस्मिक प्रभाव और डी हो जाएगा बल रहित प्रभाव। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरियोलिस प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरियोलिस प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी के झुकाव से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रक्रमण के झुकाव से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? कोरियोलिस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलवाष्प, बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी हो जाएगा मीथेन, डी हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन नहीं देती? हाइड्रोजन नहीं देती। मतलब अपना योगदान ग्रीन हाउस के तापमान की बढ़ोतरी में कौन योगदान नहीं देती? हाइड्रोजन नहीं देती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम प्रधान कृषि, बी हो जाएगा खनन, सी हो जाएगा खदान और डी हो जाएगा अंतरण कृषि। तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतरण कृषि है जो जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो जाएगा, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, बी हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क टिहरी में है, टिहरी बांध पर है, सी हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और डी हो जाएगा ए और सी दोनों सही हैं। तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं, मतलब कि कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है और गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सूची का मिलान करना है इसमें, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। केदारनाथ कहाँ है? इसमें पूछा गया है केदारनाथ कहाँ है, तो केदारनाथ कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। केदारनाथ कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। गंगोत्री कहाँ हो जाएगी? गंगोत्री हमारी उत्तरकाशी में हो जाएगी। मतलब गंगोत्री कहाँ से मिलाएंगे हम? उत्तरकाशी, मतलब 4th हो जाएगा। मनसा देवी कहाँ हो जाएंगी? मनसा देवी सभी गए होंगे, हरिद्वार हो जाएगी मोस्टली, सभी तो नहीं मतलब फिर भी काफ़ी लोग गए होंगे। और मायावती आश्रम कहाँ हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा, दूसरे का चौथा हो गया, तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का दूसरा हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के राजघरानों, ठीक है, राज्य के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय को जाता है? मतलब किसने विलय किया था राज्य के राजघरानों का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार पटेल, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा महात्मा गांधी और डी हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? सरदार पटेल ने राज्य के राज्यघरानों का विलय किया था। क्या किया था? विलय किया था, मतलब एक में मिलाया था। तो
क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो था 562 रियासतें थीं, क्या 562 रियासतें थीं जिनको कि मिला दिया गया। इतनी रियासतें थीं, इनको क्या किया, इनका विलय कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। क्या करते हैं, भारत में इन रियासतों को मिला दिया गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। आज हमने 26 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट के क्वेश्चन मतलब आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। और अगर आपको साइंस ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप के पेपर चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ले लीजिए वहाँ से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।